हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवानी दरसू विनायक मी। आप सबका स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और आज मैं आपको यहाँ पर यूपी टीजीटी पीजीटी के प्रश्न करा रही हूँ। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, आपके एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे जाएंगे। तो आइए वीडियो का करते हैं बिना टाइम वेस्ट कर किए स्टार्ट। आप अगर होम साइंस से यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर मैं आपको लगभग एक प्रैक्टिस सेट रोज़ डेली का मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट करा दूँगी। तो आइए, सबसे पहला प्रश्न है आपका, कुपोषण मानव शरीर में विभिन्न रक्षा प्रणालियों पर विपरीत प्रभाव डालता है। तो ये किसका प्रभाव डालता है कुपोषण मानव शरीर पर? प्रतिजैविक निर्माण के द्वारा, फैगोसाइटिक क्रिया के द्वारा, ऊतक अखंडता के द्वारा, या फिर सभी। तो कुपोषण, ये जो हमारा मालन्यूट्रिशंस होता है, ये ह्यूमन की बॉडी पर सभी के द्वारा विपरीत प्रभाव डालता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, निम्न में से कौन बच्चों में पैम का कारण है? पीईएम पैम की फुल फॉर्म होती है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशंस। यहीं पर आप नोट कर लीजिए, पैम की जो फुल फॉर्म होती है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशंस होती है। और इसकी कमी से होने वाला रोग जो होता है ऊर्जा प्रोटीन कुपोषण होता है। ठीक है। तो पैम का कारण है मातृ कुपोषण, गरीबी, तनाव, गलत स्तन त्याज्यता। तो पैम का मुख्य कारण है तनाव यानी कि स्ट्रेस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में पोषक तत्व की कमी से सर्वाधिक रूप में पाई जाने वाली बीमारी कौन सी है? तो ये आपकी है ऊर्जा प्रोटीन कुपोषण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सायोनोजिन रासायनिक सूत्र डैश के साथ एक रासायनिक यौगिक बनाते हैं। तो ये जो आपके सायोनोजेन रासायनिक सूत्र होते हैं, ये किसके साथ मिलकर के केमिकल कंपाउंड बनाते हैं? तो ये बनाते हैं आपके C4N4 के साथ मिलकर के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हमें संतुलित आहार लेना चाहिए क्योंकि यह स्वादिष्ट होता है, इससे स्वास्थ्य ठीक रहता है, इससे आहार संबंधी समस्त आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, या इससे सौंदर्य में वृद्धि होती है? तो इससे आहार संबंधी समस्त आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। ये हमारा थर्ड आंसर यहाँ पर ठीक जाता है। पुष्टिकर पदार्थ हैं, ऊर्जा की आपूर्ति नहीं करते या बनाते और मरम्मत नहीं करते, शरीर की प्रक्रियाओं को नियंत्रित नहीं करते, या फिर बीएमआर नियंत्रित नहीं करती। ये जो आपके पुष्टिकर पदार्थ होते हैं, तो यहाँ पर मैं आपसे बता देती हूँ ये कौन कौन से होते हैं। एक तो आपका विटामिन्स होता है और एक आपका खनिज लवण होता है। तो ये ऊर्जा की आपूर्ति नहीं करते, इनसे हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। ठीक है। विटामिन से और खनिज से हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। कार्बोहाइड्रेट से और वसा से और प्रोटीन से हमें ऊर्जा मिलती है। जैसे कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, 1 ग्राम वसा से हमें 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, और 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ठीक है। और ये जो हमारे पुष्टिकर पदार्थ होते हैं, इनसे हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती। नेक्स्ट प्रश्न आता है, खाद्य ऊर्जा की क्रांतिक इकाई दिखाई जाती है ऐसे। खाद्य आपसे पूछा जा सकता है कि खाद्य ऊर्जा की क्रांतिक इकाई यानी कि क्रिटिकल इकाई किसको कहते हैं? तो खाद्य ऊर्जा की जो क्रांतिक इकाई होती है वो होती है पन अनुपात 4 × BMR। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट पैमाने एक ही रीडिंग देते हैं। तो ये कितनी रीडिंग देते हैं? ये आपकी देते हैं सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट 40 डिग्री ताप पर रीडिंग देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भोजनजन्य रोगों के कारण में से एक है। भोजनजन्य रोग जो होते हैं, इनके कारणों में से एक किसको माना जाता है? तो किसके द्वारा भोजन, मतलब ऐसे कौन से भोजन होते हैं जिससे हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हो जाता है? तो जो जैसे आपका बैक्टीरिया हुआ, फफूंदी हुआ, इस तरीके जो प्रोटोजोआ हुआ, इस तरीके जितने भी कीटाणु होते हैं, उनसे हमारा भोजन क्या होता है, प्रदूषित हो जाता है, और जिससे हमें रोग हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, सूक्ष्म जीवों से दूषित होना, उष्मायन, पेचिश, शोध। तो आपका ये जो फर्स्ट ऑप्शन है, सूक्ष्म जीवों से दूषित होना भोजनजन्य रोगों के कारण होता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है, म्यूकर, एस्परजिलस और इर्गोट जैसे कवक डैश और डैश के सामान्य दूषक हैं। म्यूकर और एस्परजिलस और इर्गोट के जो कवक माने जाते हैं, वो किसके लिए माने जाते हैं? डबल रोटी और अनाज के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 11th, पौधों का प्रमुख
भंडार पॉलीसैकेराइड्स कौन सा है? तो पौधों का जो प्रमुख भंडारण पॉलीसैकेराइड्स है वो किसको माना जाता है? स्टार्च को। नेक्स्ट आता है स्टार्च साधारणतः रूप में किस रूप में टूटता है? यानी कि हम जो स्टार्च लेते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं स्टार्च किस में अधिक पाया जाता है। तो ये आपका स्टार्च जो होता है गेहूं में ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। और ये कहाँ पर टूटता है? तो ये आपकी स्मॉल एनेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में टूटता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कार्बोहाइड्रेट चयापचय की कार्य प्रणाली को सही क्रम में लिखिए। इसमें आपका ग्लूकोज फर्स्ट है, तो ये कहाँ पर जाएगा? ये वाई फॉस्फेट में जाएगा, ठीक है। और ये ग्लाइकोजन है आपका, इसमें पहले का पहला ग्लूकोज फर्स्ट हो जाए। इसमें ऐसा कुछ क्लियर नहीं है। ग्लूकोज 6 जो है ये आपका तीसरा, पहला, दूसरा, इसका जो सेकंड ऑप्शन है ये ठीक जाएगा, ठीक है, ये ठीक जाएगा। तो यहाँ पर आप ऐसे लिख लीजिए, ग्लाइकोजन पहले कर लीजिए, फिर ग्लूकोज फर्स्ट पहले कर लीजिए, फिर ग्लूकोज 6 पहले कर लीजिए, फिर ग्लूकोज 1,6 पहले कर लीजिए, फिर पायरुवेट आएगा, ठीक है। इस तरीके से इसका सेकंड ऑप्शन ठीक जाएगा। मानव शरीर में स्टार्च की पाचन क्षमता के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार एंजाइम्स कौन सा होता है? स्टार्च क्या है आपका? कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन क्या करता है? एमाइलेज। सबसे अच्छी बहुत ही आसान ट्रिक है आपकी लात। लात से क्या होता है? लाइपेज होता है, ए से एमाइलेज होता है और टी से ट्रिप्सिन होता है। तो ये जो आपका लाइपेज होता है ये वसा को पचाता है, और अमाइलेज जो होता है ये आपके कार्बोहाइड्रेट में जितनी भी चीज़ें आपकी आती हैं, आपका स्टार्च हुआ या फ्रैक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज, जितना भी है उन सब का पाचन जो करता है वो आपका एमाइलेज करता है, ठीक है। तो ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। एमाइलेज जो है आपका कार्बोहाइड्रेट के जितने भी तत्व होते हैं उन सब का पाचन करता है, और आपका ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। लास्ट में आपको जिस वर्ड में भी जिस मतलब तत्व में इन दिखाई देगा तो वो प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है। ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। यहाँ पर आता है ग्लाइकोजीनेसिस की क्रिया को क्रमबद्ध कीजिए। इसमें सबसे पहले आपका आएगा ग्लूकोज, सेकंड आएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और फिर आएगा आपका ग्लूकोज फॉस्फेट, फिर आएगा आपका यूडीपी ग्लूकोज, ठीक है, यूडीपी ग्लूकोज। इसका सेकंड आंसर बिल्कुल ठीक जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्टार्च क्या है? तो स्टार्च आपका क्या है? पॉलीसैकेराइड्स। मैं यहीं पर आपको कुछ चीज़ क्लियर कर देती हूँ। सबसे अच्छा और आसान तरीका ट्रिक्स बता देती हूँ। ये जो आपका मोनोसैकेराइड्स है इसमें आपको क्या याद रखना है? GFG। जी से ग्लूकोज, एफ से फ्रैक्टोज और जी से ग्लैक्टोज। ये तीनों चीज़ें आपकी मोनोसैकेराइड्स में आती हैं। फिर आपका आता है डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स में आता है आपका SML, यानी कि सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। फिर नेक्स्ट आता है पॉलीसैकेराइड्स। अदर जितना भी आपका बचा है स्टार्च, ग्लाइकोजन, पैक्टीन, सेलुलोज, ये सब आपका पॉलीसैकेराइड्स में आता है, ठीक है। आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है अमीनो अम्ल जिनका संश्लेषण शरीर नहीं कर सकता वे अमीनो अम्ल क्या कहलाते हैं? हमारे टोटल अमीनो एसिड जो होते हैं वो 20 होते हैं, यानी कि 20। 10 आवश्यक होते हैं, 10 अनावश्यक होते हैं, यानी कि 10 एजेंटियल और 10 नॉन एजेंटियल। जो एजेंटियल होते हैं आवश्यक, उनका शरीर हमारे जिनका शरीर संश्लेषण शरीर नहीं कर सकता उन्हें आवश्यक कहते हैं। यानी कि जो हमारे शरीर में 10 आवश्यक अमीनो एसिड नहीं पाए जाते उनको आवश्यक यानी कि एजेंटियल अमीनो एसिड कहते हैं, और जिनका शरीर संश्लेषण कर सकता है वो अनावश्यक यानी कि जो शरीर में उपस्थित रहते हैं। यहीं पर मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ आवश्यक और अनावश्यक अमीनो एसिड याद करने की। हिल पवर्टम जो ट्रिक है वो आपकी आवश्यक अमीनो एसिड की है, और एक है पास्ता 3GC, ये आपकी अनावश्यक अमीनो एसिड की है। आप मेरे शॉर्ट वीडियो में जा कर के देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने इस ट्रिक के माध्यम से आपकी अमीनो एसिड की वीडियो डाली हुई है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका इसका 17 का सेकंड
आंसर बिल्कुल ठीक जाएगा। जिनका शरीर अमीनो अम्ल जिनका संश्लेषण सही नहीं कर सकता वे आवश्यक अमीनो अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्राकृतिक बहुलक किसको कहते हैं। तो ये प्राकृतिक बहुलक जो होते हैं आपके, ये आपके विटामिन्स होते हैं। ठीक है, इनकी बहुत बड़ी फैमिली होती है, इन्हीं को प्राकृतिक बहुलक कहते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका, निम्नलिखित एक सल्फर युक्त अमीनो एसिड है। तो इसमें सल्फर युक्त अमीनो एसिड कौन सा है आपका, लाइसिन, मेथियोनाइन, फिनाइल एलानिन और बैलिन। तो इसमें सल्फर युक्त अमीनो एसिड जो माना जाता है वो आपका मेथियोनाइन को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, प्रोटीन की घटती हुई मात्रा के क्रम में खाद्य पदार्थों को व्यवस्थित कीजिए। सीरम फेरेटिन स्तर में गिरावट, अस्थि मज्जा में गिरावट। तो इसमें सबसे पहले आपका आएगा शरीर में आरक्षित लौह भंडार का निश्लेषण, अस्थि मज्जा में स्टेनोबूल आयरन की घटना, फिर आपका आएगा सीरन फेरेटिन स्तर में गिरावट, और फिर आपका आएगा हीमोग्लोबिन स्तर में गिरावट। इसका सेकंड आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रोटीन के चयापचय का मुख्य पदार्थ होता है। प्रोटीन का जो चयापचय, प्रोटीन जो मतलब मुख्य पदार्थ इसका प्रोटीन का क्या होता है, प्रोटीन की जो सहायता करता है वो यूरिया कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सोयाबीन। आपके जो प्रोटीन होते हैं ये किस में टूटते हैं, अमीनो एसिड में। कार्बोहाइड्रेट किस में टूटता है, ग्लूकोज में। ठीक है, और वसा किस में टूटता है, ग्लिसरॉल में। पता है ना, आपने पढ़ा होगा ग्लिसरॉल, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में आपका वसा टूटता है। नेक्स्ट है, सोयाबीन में निम्न प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ग्लाइसिनीन। ये कितना पाया जाता है, सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है 43%। ठीक है, आपसे अगर पूछा जाएगा कि शाकाहारी पोषक तत्वों में सबसे अधिक, वनस्पति भोज्य पदार्थ में सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो वो आपका सोयाबीन में पाया जाता है। और मांसाहारी में अगर पूछेगा तो सबसे ज़्यादा मीट मांस अंडे में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वसा की पाचन क्रिया करने वाले एंजाइम को क्या कहती हैं। अभी मैंने आपको बताया था एमाइलेज जो है ये आपका, ये वसा कार्बोहाइड्रेट का पाचन करती हैं। और जो आपका लापोलिटिक एंजाइम है ये किसका करते हैं, वसा का, यानी कि लाइपेज। लापोलिटिक एंजाइम को लाइपेज भी कहा जाता है। ठीक है, पित्त आवश्यक होते हैं। पित्त किसके लिए आवश्यक होते हैं, वसा के पाचन के लिए। इसका प्रश्न आंसर जाएगा थर्ड। वसा के पाचन के लिए आवश्यक एंजाइम्स कौन सा है, लाइपेज। ये जो आपका एमाइलेज है ये कार्बोहाइड्रेट के लिए है, पेप्सिन आपका प्रोटीन के लिए है, और रेनिन आपका 8 साल तक के जो जितने भी बच्चे होते हैं उनमें दूध का पाचन करता है। और लाइपेज ये आपका राइट आंसर है, जो वसा का पाचन करता है। ठीक है, कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है, तो विटामिन सी घाव भरने में सहायक होता है। ये जो आपका विटामिन होता है, ठीक है, विटामिन सी घाव भरने में सहायक होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है आपकी, तो ये आपकी स्कर्वी बीमारी होती है। इनमें से कौन सा रक्तस्रावी विरोधी विटामिन है, विटामिन के को रक्तस्रावी विरोधी विटामिन कहा जाता है। विटामिन ए की कमी का नतीजा क्या होता है, क्वाशियोरकर आपका प्रोटीन की कमी से होता है। ओस्टोमलेसिया आपका विटामिन ये कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से होता है। और विटामिन ए की कमी का जो नतीजा है वो करेस्टोमलेशिया होता है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से आपकी बहुत सारे रोग होते हैं, करेटोमलेशिया होता है, रतूंधी होता है, जीरोफथेलमिया होता है, बहुत सारे रोग होते हैं। बायोटोट स्पॉट विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से विटामिन B1 किसका निरोधक है। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, और विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी रोग, और ये आपको कमेंट में बताना है विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है। आई होप आज का सेशन मेरा पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पर नए हैं तो